हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस स्टडीज़ की एक नई क्लास के साथ। तो बेटा सभी को ध्यान होगा, सभी ने प्रॉपर अगर रिवीजन किया होगा तो हम यूनिट नंबर वन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने 4 चैप्टर्स कवर किए थे, जिसमें पहला चैप्टर था कि बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉमर्स है वो अपनी यात्रा को किस तरह से पूरा करके आए, यानी कि आज के टाइम में हम जितना बड़े बिजनेसेस देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, डिजिटल एनवायरनमेंट हो चुका है सारा। क्या ये ऐसा ही था? नहीं, ये पहले बहुत ही एक लो लेवल पे था, जिसको कि इंसान ने अपनी मेहनत से इस लेवल तक पहुंचाया है। तो हमने कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर पढ़ा था, इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में पढ़ा था कि पुराने टाइम में बैंक्स तो होते नहीं थे, तो बैंकों का काम कौन करते थे? ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स थे, जिनको हम देसी व्यापारी कहते थे या देसी साहूकार के नाम से जानते थे, ये व्यक्ति जो थे ये बैंकिंग के बिजनेस को कैरी ऑन करते थे। ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया कि एक बिजनेस को चलाने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। वो रिस्क हमारा नेचर से रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, टेक्निक से रिलेटेड हो सकता है। तो किस प्रकार ये जो रिस्क होते हैं, ये जो जोखिम होते हैं, हमारे बिजनेस को इंटरप्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। आज हम यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है 2.1 सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, और फिर हम पहुंचेंगे अपने मेन टॉपिक पर, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, और प्रॉपर अपना जो रिवीजन है वो लगातार करते रहें, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो होती है ना, वो स्टार्टिंग में जीरो से ही स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हम प्रयत्नशील रहते हैं, तो वही जो टॉपिक जो हमें बिल्कुल नए लगते थे वो हमारी माइंड की जो मेमोरी है उसमें फिट हो जाते हैं, और हम उस चीज़ के ज्ञाता कहलाने लग जाते हैं। तो अपनी कंटिन्यू तैयारी रखें। देखिए, हमने कहा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो व्यावसायिक जो संस्थान होते हैं उनके टाइप्स, कितनी प्रकार से, कितने वे के अंदर एक जो पर्सन है वो बिजनेस कैरी कर सकता है। तो हमने कहा कि एक इंसान, हमने पहले अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इन दोनों के मिक्स से अपना काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारे देश में जो कि प्राइवेट लोगों के द्वारा जहां पर व्यापार किया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा, यानी जहां पर गवर्नमेंट का भी कुछ न कुछ रोल होता है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं भागीदारी होती है, उसमें हम काम करते हैं। और तीसरा सेक्टर है कि हमने कुछ प्राइवेट लोगों को लिया, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को लिया, और गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने मिलकर अपने व्यापार को चलाया, उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में कितने प्रकार के बिजनेस आते हैं? तो सबसे पहले हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक, एक होता है
इनकॉर्पोरेटेड। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने कहा कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कुछ इनकॉर्पोरेटेड। इनके मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर, सॉरी, नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमने 4 कैटेगरी डिसाइड की हैं। एक है हमारा सोल ट्रेडिंग, या इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। अगला हमने कहा पार्टनरशिप, फिर हमने कहा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और फिर हमने कहा जॉइंट वेंचर। तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमने 4 प्रकार के बिजनेसेस लिए। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमने एक तो लिया कोऑपरेटिव बिजनेसेस, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, और दूसरा हमने लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम नॉर्मली कंपनी के नाम से जानते हैं। पब्लिक सेक्टर को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमने रखा डिपार्टमेंटल, अंडरटेकिंग्स, और इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमने रखा पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। जॉइंट सेक्टर हमने इसलिए लिया क्योंकि जॉइंट सेक्टर में ये दोनों मिलकर ही काम करेंगे, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में जब बाद में इसका टॉपिक आएगा तब इसको देखेंगे। अब देखिए, हमने इस तरह से जितने भी बिजनेस, यानी कितने प्रकार से एक व्यक्ति बिजनेस चला सकता है, वो चाहे तो सोल ट्रेडिंग, अकेला व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अकेला व्यक्ति अपने कोई भी दुकान, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चला सकता है, जिसमें अकेला वो मालिक रहेगा। प्रॉफिट होगा उसका होगा, लॉस होगा उसका होगा, अकेला करता धरता होता है। सेकंड, अगर वो चाहे तो किसी के हेल्प ले सकता है। वो कह सकते हैं भी चलो मेरे से अकेले से बिजनेस नहीं होगा, हम 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं। तो जब मालिक ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ज़्यादा, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप, मिलकर काम करना। इसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पर कि एक फैमिली के द्वारा कोई बिजनेस रन किया जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के यहाँ फैमिली के अंदर पुश्तैनी बिजनेस होते हैं। बाप दादा परदादा से लेकर वो बिजनेस चले आ रहे हैं। पहले पुरानी वाली पीढ़ी संभालती थी, उसके बाद दादाजी की डेथ के बाद पापा, पापा के बाद बेटे, बेटे के बाद उनके बेटे, तो वो फैमिली बिजनेस चलते रहते हैं। उन प्रकार के बिजनेसेस को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डील होते हैं। अगला आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के जैसा ही होता है। पार्टनरशिप जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कई सालों के लिए। जॉइंट वेंचर किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए होती है, वो 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। यानी कि शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप को ही हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो इतने प्रकार से एक इंसान बिजनेस ओपन कर सकता है। फिर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं, उनके थ्रू एक व्यक्ति अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और अपने आप को एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं गवर्नमेंट के यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करने लगते हैं। इनके चैप्टर सेपरेट सेपरेट हम पढ़ने वाले हैं। अब इस टाइम तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनके अंदर होता क्या है।
हर चैप्टर को हम इंडिविजुअली डील करने वाले हैं आगे। हमारा पहला चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। क्लियर? अच्छा जी, फिर आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी बनाकर भी कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो प्राइवेट कंपनी बना सकता है, पब्लिक कंपनी बनवा सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के अंडर में ये एक विभाग होता है। पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे बिजनेस के प्रकार हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को चला सकता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी व्यापार चल रहे हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारे इन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। किसी को सोल ट्रेडिंग कहा जाता है, किसी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, किसी को डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहा जाता है, किसी को कंपनी कहा जाता है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हमने उनको। काम तो सारा बिजनेस के रूप में होता है, लेकिन नाम हमने क्या कर दिया, सबको अलग अलग दे दिए, क्योंकि इनको बनाने के जो तरीके होते हैं, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने के जो तरीके हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमने इनको कैटेगराइज किया है। अच्छा जी, अब यहां पर बात आती है कि ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड होता क्या है, कि हमने इसको दो सेक्टर में क्यों डिवाइड करा, क्यों हमने कहा कि कुछ बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कुछ नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो पहले मैं इस चार्ट को हटा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को जब देखें तो इस चार्ट को अच्छे से समझे, और फिर मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब क्या होगा कि इसके तहत जितने भी बिजनेस चलाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो मालिक होता है, ओनर, वो अलग होता है, और उसके द्वारा चलाए जाने वाला जो बिजनेस होता है, व्यापार, वो अलग होता है। अलग अलग। यहां से आपको समझना है कि इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में अंतर क्या होता है। जो बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड के तहत आ गए उसको हमने कह दिया कि उन बिजनेसेस में मालिक जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और उनका जो बिजनेस होता है वो होता है सेपरेट। अब भी समझ में नहीं आया सर? और बताते हैं। मालिक ने 5 लाख रुपए लगाकर अपने व्यापार को शुरू किया, ध्यान से सुना। उस बिजनेस के ओनर ने 5 लाख रुपए लगाकर अपना एक कोई भी छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट किया। बिजनेस में हो जाता है उसको लॉस। 1 साल बाद जब वो अपने रिजल्ट को देखता है कि भाई 1 साल मेरे को व्यापार करते हुए हो गया, मैं एक बार देख लेता हूं कि मैंने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। अचानक बिजनेस में लॉस हो जाता है, और इस बंदे के सर के ऊपर लायबिलिटी है 4 लाख रुपए की, यानी कि इसने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 लाख घर से लगाया, 4 लाख लोन लेके, लेकिन बिजनेस में लॉस होने की वजह से ये अपनी जो लायबिलिटी नहीं चुका पाया। क्योंकि हम लोन क्यों लेते हैं? हम लोन इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने व्यापार को शुरू कर सकें और उससे होने वाले प्रॉफिट से उस लोन को चुका सकें। लेकिन इस बंदे ने लॉस इनकर किया, लॉस वाइज के, तो ये अपना लोन नहीं चुका पा रहा है। अब जो इसको लोन देके बैठे हैं, बैंक ने मान लो इसको लोन दिया 4 लाख का, अब बैंक इस ओनर को नहीं पकड़ सकता कि भाई तेरी वजह से पैसा लॉस हुआ है, तू दे मुझे। इस ओनर को कहा जरूर जाएगा, लेकिन ये ओनर सिर्फ अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर कि सर मैं तो देखो बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस में हो गया घाटा, मेरे को थोड़ी पता है। तो बिजनेस के अंदर जो जो पैसा है, यानी कि जो माल भरा पड़ा है, कुछ एसेट्स होंगी, आप उनको बिकवा दो, और उनको बिकवाने के बाद अगर बैंक का पैसा चुकाया जा सकता है तो चुका दो, नहीं चुकाया जा सकता तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अगर ऐसी कंडीशन किसी बिजनेस के अंदर है कि लॉस होने की स्थिति में उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाएगा,
उसके बिजनेस को बिकवाया जाएगा, उसके बिजनेस के सारे सामान को बिकवाया जाएगा और जितना बिकने से जो पैसा आएगा वो लोन चुकाने में यूज किया जाएगा। और अगर वो लोन पूरा नहीं चुका पाता तो फिर बाकी लोन को भूलना पड़ेगा। इस व्यक्ति कोई कॉलर पकड़ के इसको मारा नहीं जा सकता कि ला मैं तो तेरा घर भी बेचूंगा, तेरी पर्सनल जो एसेट्स हैं, तेरे पास गाड़ी है वो भी बेचूंगा, तेरी बीवी के पास जो गहने हैं वो भी बेच, मुझे पैसा चाहिए। ऐसा इस व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता अगर ये बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड की श्रेणी में है तो ध्यान रखना, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस उसे ही कहा जाता है जिसमें व्यापार के मालिक को कभी भी हम पर्सनली लाइबल नहीं ठहराएंगे, उसके बिजनेस को लाइबल ठहराएंगे कि बिजनेस में घाटा हुआ है तो बिजनेस से ही पैसा रिकवर करो। भाई मेरी दुकान है, मेरे को घाटा हो गया, मेरी दुकान को बेच दो, मेरे दुकान के सामान को बेच दो और जितना पैसा बन पड़ता है ले लो, मेरे को कुछ मत कहो। तो ऐसे बिजनेस होते हैं इनकॉर्पोरेटेड। और इसके अलावा अगर उस मालिक को पकड़कर ये कहा जाए कि पैसा दे दे वरना तेरा घर बिकवा दिया जाएगा, तेरी गाड़ी बिकवा दी जाएगी, तेरे को नीलाम कर दिया जाएगा, तेरे को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, अगर ऐसा बिजनेस है उसे कहा जाता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें अगर बिजनेस से पैसा रिकवर ना हो पाए बाकी बचा हुआ पैसा उस मालिक को बेचकर देना पड़ेगा। उस मालिक को चाहे अपने आप को ही क्यों न बेचना पड़े, अपने घर का सामान बेचेगा, अपनी बीवी के गहने बेचेगा, उसके खुद के पास अगर कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल है, सारा घर बार सब कुछ बिक जाएगा और उस लोन को चुकाया जाएगा। अगर बिजनेस में इस प्रकार की कहानी है उसे कहते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड। और जहां पर मालिक को टच नहीं किया जा सकता, बिजनेस से जितना पैसा बन सकता है लेंगे, नहीं बन सकता है तो नहीं लेंगे, ऐसे बिजनेस को कहा जाता है इनकॉर्पोरेटेड। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे इसको। तो अब जो चार्ट हमने बनाया था उसमें हमने कुछ बिजनेसेस को नॉन इनकॉर्पोरेटेड की श्रेणी में रखा था, यानी कि वहां पर मालिक पर्सनल लाइबल होगा अगर वो अपने लोन को नहीं चुका पाता है। तो उसी श्रेणी में हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप नॉन इनकॉर्पोरेटेड की श्रेणी में आता है। अच्छा, तो हमने कहा भी सोल प्रोप्राइटरशिप बोल दो, इसको सोल ट्रेडिंग बोल दो, सिंगल व्यापार, इसको हिंदी में कहा जाता है एकाकी व्यापार। एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार चलाया जाता है उसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग। द बिजनेस कंसर्न विच इज रन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड सोल ट्रेडिंग बिजनेस। अच्छा, अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें हम कहेंगे सिंगल ओनर, यानी जो मालिक है वो क्या है, सिंगल है। सारा का सारा जो मालिकाना हक है, एक बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी, उस बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उन सब का मालिक कौन होगा, वो इंडिविजुअल होगा जिसने कि बिजनेस को स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले व्यापार स्टार्ट करता है, खुद अकेले पैसे लगाता है सारे के सारे, तो उस बिजनेस में जितना भी सामान होगा, वो चाहे उस बिजनेस की बिल्डिंग हो, वो चाहे उस बिजनेस के अंदर उस दुकान के अंदर भरा हुआ सामान हो, उन सब का मालिक वो अकेला व्यक्ति कहलाएगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके साथ आके ये नहीं कह सकता भी तेरे इस माल में मेरा भी कुछ हिस्सा है, नहीं, वो अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो अकेला व्यक्ति ही सबका मालिक कहा जाएगा। पहली विशेषता इसकी ये है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली की, तो हम इसे कहते हैं सोल। सोल का मतलब होता है अकेला, सोल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, सोल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने चीज़ों की व्यवस्था करना। जैसे हम कहते हैं भी, जैसे हमारे घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो हम किसी जिम्मेदार पर्सन को काम दे देते हैं कि सर, या हमारे कोई भी हो सकता है, हमारे बहुत बुजुर्ग हों,
उनको कह देते हैं कि भाई आप देखो सारा काम संभालोगे, कैसे क्या करना है सारी आप गाइड करोगे, यानी सारा मैनेज जो है वो सारा आप करोगे। यानी मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था को बनाए रखना। तो सिंगल व्यापारी अपने बिजनेस में होने वाले हर प्रकार की एक्टिविटीज़ को खुद ही डील करेगा। कस्टमर से डील करना, सप्लायर से डील करना, बैंक से डील करना, हर प्रकार का जितना भी काम होगा वो सारा अकेला ही मैनेज करेगा। यानी उस बिजनेस का अकेला जो मैनेजर होगा ना वो भी वही होगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी उसके हैंड से होके गुजरेंगी। जब तक वो किसी एक्टिविटी को हाँ या ना नहीं कहेगा वो एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल बिजनेस के अंदर जितना भी मैनेजमेंट होता है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सारी उस सिंगल व्यापारी के द्वारा ली जाती है। बाकी आप नोट्स के अंदर जब पढ़ोगे ना तो आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ये बताएगा कि हमने इसको नॉन इनकॉर्पोरेटेड में क्यों रखा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसे हम कहेंगे असीमित जिम्मेदारी। असीमित जिम्मेदारी का मतलब होता है उस व्यक्ति को रोड पे लाया जाएगा अगर वो व्यक्ति अपने बिजनेस के जितने भी उधार होते हैं, लोन होते हैं, उनको नहीं चुका पाता। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे मिस्टर ए है, स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹10 lakhs, 4 lakhs सेल्फ, 6 lakhs लोन फ्रॉम बैंक। देखो मिस्टर ए है, उसने 10 लाख रुपए का व्यापार शुरू किया, 10 लाख रुपए लगाकर 4 लाख रुपए अपने घर से लगाए, उसके पास पैसे थे, और 6 लाख रुपए वो अपने बैंक से लोन लेके आया, तब जाके उसने व्यापार को खड़ा किया। जब 1 साल हुआ, हम जानते हैं कि 31 मार्च को हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। 31 मार्च को हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ तो होगी 31 मार्च को पता चलेगा। 1 साल बाद, 1 साल बाद इस बंदे को हो जाता है लॉस, घाटे में चला जाता है, इसका पैसा डूब जाता है, इसको फ़ायदा नहीं होता है। जब फ़ायदा नहीं होगा तो अपना लोन भी नहीं चुकाएगा। हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि लोन किस लिए लिया जाता है, ताकि लोन लेके हम अपने व्यापार को चलाएं और उस व्यापार में होने वाले प्रॉफिट से अपने लोन को पे कर दें। लेकिन पे तो तब करेंगे ना जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके सर पे 6 लाख का लोन तो खड़ा ही खड़ा है, साथ में इसके ऊपर जो ब्याज बना होगा 1 साल का वो भी खड़ा हो गया। इसका मतलब आपके सर पे दोहरी मार पड़ी है। एक तो लोन की, क्योंकि पैसा नहीं चुका पाओगे क्योंकि आपके बिजनेस में घाटा हो गया, आपके कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिका ही नहीं मार्केट में, तो 6 लाख का तो लोन और इसके ऊपर ब्याज, बहुत बड़ा संकट आ गया। अब ये व्यक्ति ठहरा अकेला, बैंक वाले आते हैं इसके पास, बैंक वाले कहते हैं ए भाई हमें लोन कब चुकाएगा, लोन कब वापस देगा। ए कहता है सर देखो मैं तो लोन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे व्यापार में तो घाटा हो गया तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंक कहेगा कि भैया ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, तुम एक तो अकेले व्यापारी बन के बैठे हो, तो हमने थोड़ी कहा था तुम अकेले व्यापार करो, तुम 4-5 लोग मिलकर व्यापार कर सकते थे, तुम ही ज़्यादा डाउन बन रहे थे उस टाइम, तो मैं अकेला ही संभाल लूँगा सब कुछ, मेरे को आता है, अब भुगतो। तो बैंक कहेगा कि तुम आते हो अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी कि तुम नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की श्रेणी में आते हो। तुम्हें बैंक वाले कहेंगे तेरी जानकारी के लिए हम बता दें कि तुम नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की श्रेणी में आते हो और जानते हो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। ए कहता है नहीं, ए बावड़ा हो गया, बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो गया, ये क्या हो गया।
बैंक वाले कहते हैं कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड में अगर तुम हो तो इसका मतलब ये है कि हम अपना 6 लाख का तो लोन प्लस ब्याज तुमसे वसूलेंगे। तुम किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें बख्शेंगे नहीं हम। अपना घर बेच, अपना जो व्यापार खड़ा कर रखा है इसको बेच, अपने परिवार की संपत्ति बेच, अपने वाइफ के गहने बेच, हमें हमारा पैसा चाहिए। अब एक कहेगा यार वास्तव में फंस गए, क्योंकि ऐसा प्रावधान कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन इनकॉर्पोरेटिव बिजनेस की श्रेणी में आते हो तो आपको अपने सर के ऊपर जो लोन है उसको चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा और वो लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर सिंगल व्यापारी को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उस लॉस की वजह से जो लोन है उसको रिकवर करने के लिए सामने वाली पार्टी इस व्यक्ति के सब कुछ बिकवा सकती है और अपना लोन रिकवर कर सकती है। यानी कि ये अपनी जिम्मेदारी को चुकाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। इसलिए अनलिमिटेड जो लायबिलिटी है इसका एक सबसे बड़ा फीचर भी है और सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन या डीमेरिट भी इसको कह सकते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझे कि लोन ना चुकाने की वजह से पर्सनल एसेट्स भी बिकवाई जा सकती हैं, इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद अगला पॉइंट, फ्रीडम इन सिलेक्शन। ये छोटे छोटे पॉइंट है। फ्रीडम इन सिलेक्शन का मतलब होगा कि एक सिंगल व्यापारी अपनी इच्छा से कोई भी व्यापार चुन सकता है, उसे किसी के ऊपर किसी से एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। मन में आए किसी भी प्रकार के बिजनेस में वो जा सकता है, कपड़े की दुकान खोल सकता है, ठीक है, अपनी कोई चाय की दुकान खोल सकता है, अपना कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल सकता है जिसमें कि वो अकेला छोटे से लेवल से व्यापार स्टार्ट करे। यानी कि एकाकी व्यापार में बिजनेस को सिलेक्ट करने में किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ईजिली अपने मन से वो किसी भी प्रकार का बिजनेस ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसका अगला फीचर सीक्रेसी, और सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता, बातों को गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। अब सिंगल व्यापारी अगर काम कर रहा है तो आप सभी को पता होगा कि अगर मान लो मेरा एक व्यापार है, मैं उस व्यापार का मालिक हूं, तो उस बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे, वो सारे मेरे दिमाग में होंगे। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में जो आइडिया है मैं उनको यूज करके प्रॉफिट कमाऊं। किसी को दूसरे को बता दिए तो हो सकता है वो फायदा उठा ले। तो एकाकी व्यापार में सोल ट्रेडिंग के अंदर गोपनीयता का गुण पाया जाता है, क्योंकि जो सोल ट्रेडर होता है उसको सोल ट्रेडर भी कहते हैं। सोल ट्रेडिंग तो बिजनेस हो गया, और सोल ट्रेडर का मतलब होता है एकाकी व्यापारी या सोल प्रोप्राइटर। तो वो अपनी सारी बातें अपनी गुप्त रखता है जो कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट करवाती हैं। तो सीक्रेसी एकाकी व्यापार का एक अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला पॉइंट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इसकी कोई अलग से कानूनी मान्यता नहीं होती है, क्योंकि हमने कहा था कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो यहाँ पर एक ही है, एक ही है, एक ही है। एक ही है का मतलब अगर बिजनेस में लॉस होता है तो ओनर को उस लॉस के कारण अपने लोन को खुद ही चुकाना पड़ेगा, अपने सब कुछ बेचकर भी। तो जहां पर कि ओनर और उसका बिजनेस एक ही माने जाते हैं, यानी कि जो भी लॉस होगा, जो भी घटना होगी, वो मालिक के ही ऊपर बर्डन डालेगी, ऐसे वो कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और जहां पर मालिक साइड में हो जाता है कि भैया बिजनेस है, बिजनेस को संभालो, आप बिजनेस से जितना पैसा बन सकता है आप निकाल लो, मेरे को टच मत करो, मेरे को कुछ परेशान मत करो, उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि मालिक और व्यापार एक ही होते हैं। व्यापार में होने वाले लॉस के कारण अगर लोन नहीं चुकाए जा सकते तो हम व्यापारी को पकड़ सकते हैं, उसका सब कुछ बिकवा सकते हैं। तो एक इसकी विशेषता हो गई ये वाली। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, अनडिवाइडेड रिस्क।
अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यापार के अंदर जोखिम होगा, जो भी हानियां होंगी, जो भी कुछ भी घटना होगी, मिस हैपनिंग होगी, उन सब का जिम्मेदार कौन कहलाएगा? उन सब का जिम्मेदार ये अकेला व्यापारी कहलाएगा। क्योंकि मालिक अकेला है तो प्रॉफिट अगर ये सारे अर्न करने की क्षमता रखता है तो इसके ऊपर लॉस का बर्डन भी डालना पड़ेगा। तो जितने भी व्यापार के अंदर जोखिम होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, वो सारे इसी को मिलेंगे, ये किसी के साथ उसको शेयर नहीं कर सकता। और लास्ट है कि एकाकी व्यापार, कुछ स्पेशल बिजनेसेस होते हैं, कुछ स्पेशल बिजनेस होते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ये एकाकी व्यापार करना ही सूटेबल होता है, सोल ट्रेडिंग करना ही सूटेबल होता है। जैसे स्वीट मेकिंग है, हलवाई जो होते हैं, ये कहते हैं कि अकेला व्यापार करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, किसी के साथ मिलकर नहीं कर सकता इस काम को। ब्यूटी पार्लर की दुकान है, ब्यूटी पार्लर की दुकान है, हाँ ऐसा नहीं कि अकेला ही काम करेगा, मतलब सब कुछ अकेला। अकेला का मतलब है कि मालिक अकेला होगा, ये अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय हायर कर सकता है, जो लड़के रखते हैं वे बिजनेस के अंदर वो रख सकता है, मैनेजर भी रख सकता है। हो सकता है कि इसके ज़्यादा बर्डन हो, ये बिजनेस के डील में ही ज़्यादा बिजी रहता है तो अपने मैनेजर को भी नियुक्त कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो मालिकाना अधिकार है ना, वो इसके पास रहेगा। ब्यूटी पार्लर का काम अकेले कर सकते हैं। स्टिचिंग का जो काम होता है, स्टिचिंग यानी सिलाई कढ़ाई बुनाई का, ठीक है। बेकरी का जो काम होता है, एग्रीकल्चर का जो काम होता है, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको एकाकी व्यापार बनकर अगर किया जाए, यानी कि सिंगल ओनर के द्वारा अगर इन काम को किया जाए सोल ट्रेडिंग के अंदर, तो ये बिजनेसेस ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा। एकाकी व्यापार क्या होता है, एकाकी व्यापारी क्या होता है, इस बिजनेस की क्या विशेषताएं होती हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो ये हमने इस चैप्टर के बारे में इतना पढ़ा है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक से इसको प्रैक्टिस करना। आज के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।